हेलो एवरीवन। आज हम कुछ ऐसे प्रश्न डिस्कस करेंगे जो कि परीक्षा के संबंध से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमारे आसपास होने वाली रोज़मर्रा की घटनाओं से संबंधित ज्ञान को भी बढ़ाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, हु इज़ द मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। हम सभी यह तो जानते हैं कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है, पर हम में से बहुत ही कम लोग यह जानते हैं कि मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कौन है। हमारे ऑप्शंस हैं टेसी थॉमस, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, एनी बेसेंट। और हमारा सही आंसर है टेसी थॉमस। टेसी थॉमस को ही मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और इसके साथ साथ हमें एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, जो कि एक बहुत ही महान पर्सनालिटी हैं, कुछ बातें ध्यान रखनी ही चाहिए। जैसे कि उनके जन्म स्थान और उनके जन्म की तारीख। उनका जन्म तमिलनाडु के शहर रामेश्वर में हुआ था और उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। और 15 अक्टूबर को जिस दिन उनका जन्म हुआ, उस दिन को हम विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी कि वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में मनाते हैं। और वह भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में भी उन्होंने अपना पदभार संभाला और वह 2002 से 2007 तक राष्ट्रपति रहे और उन्होंने अपना काम बड़ी ही निष्ठा से किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच एयरपोर्ट इज़ डिक्लेयर्ड एज द 100% सोलर पावर्ड एयरपोर्ट। भारत का कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जो अब पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से इसका संचालन किया जाएगा। हमारे ऑप्शंस हैं कोचिन एयरपोर्ट, काम्पेगौड़ा एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट एंड वडोदरा एयरपोर्ट। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि यह एयरपोर्ट भारत के किस राज्य में स्थित हैं। पहला, कोचिन एयरपोर्ट। यह एयरपोर्ट केरल में है। कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट, यह कर्नाटक में है। और यह भारत का पहला एयरपोर्ट है जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक का यूज़ करके इसमें एंट्री दी जाती है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट सभी को मालूम है, दिल्ली में है। और वडोदरा एयरपोर्ट, यह है गुजरात में। तो अगर हम एयरपोर्ट की बात कर ही रहे हैं, तो सबसे पहले एयरपोर्ट को जो कंपनी संचालित करती है वह है एएआई, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। और इसके फ़िलहाल ही में जो चेयरपर्सन हैं वह हैं अरविंद सिंह। और इसके अलावा जो जल्दी ही भारत में एक नया एयरपोर्ट बनने वाला है, जेवर एयरपोर्ट है। जेवर एयरपोर्ट को दूसरे नाम से जाना जाता है नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। यह एयरपोर्ट बनने के बाद भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और इसको बनाने वाली कंपनी स्विट्ज़रलैंड की है, स्विट्ज़रलैंड ज्यूरिच एयरपोर्ट। और इसके अलावा भारत में सबसे साफ एयरपोर्ट कौन सा है? वह है मदुरई एयरपोर्ट। और इसके अलावा सिक्किम भारत में अब तक ऐसा राज्य हुआ करता था जिसमें कोई भी एयरपोर्ट नहीं था, पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिक्किम में एयरपोर्ट का उद्घाटन करा और भारत देश का 100वां एयरपोर्ट पेकयोंग एयरपोर्ट की स्थापना की गई, जो कि सिक्किम में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देयर आर हाउ मैनी रामसर साइट्स इन इंडिया। भारत में कितनी रामसर साइट्स हैं? 39, 42, 41 और 35। हमारा सही आंसर है 41। इससे पहले भारत में 39 ही रामसर साइट थी, लेकिन अभी जल्दी में 2 रामसर साइट को इस लिस्ट में ऐड किया गया है। पहली जो अभी ऐड की गई है, यानी कि 40वीं, वो है लूनार लेक, जो कि महाराष्ट्र में है। इस लेक की एक ख़ास बात यह है कि यह लेक जब
पृथ्वी से मीटेरॉइड टकराए थे तो वहाँ पर एक गड्ढा हो गया था, उसमें बारिश का पानी इकट्ठा हुआ और वहाँ पर एक झील का रूप ले लिया। इसीलिए यह झील थोड़ा सबसे हटकर है, इसीलिए इसको रामसर साइट में इंक्लूड किया गया है। दूसरा 41वां रामसर साइट जो भारत में अभी घोषित किया गया है वह है सूर सरोवर लेक, और दूसरा नाम है इसका कीथम लेक, जो कि यूपी में है। और रामसर साइट बेसिकली एक जगह है ईरान में, और भारत ने रामसर कन्वेंशन साइन किया था 1900 भारत ने रामसर कन्वेंशन 1982 में साइन किया था और इसका गठन 1971 में हुआ था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट लेक इज़ सिचुएटेड? विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी देश में स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं नेपाल, यूएसए, इंडिया, चाइना, और हमारा सही आंसर है नेपाल। नेपाल में हाल ही में एक नई लेक खोजी गई है, एक नई झील खोजी गई है जिसका नाम है केजिन सारा लेक, और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह विश्व की सबसे ऊंची लेक है। इससे पहले जो विश्व की सबसे ऊंची लेक थी वह भी नेपाल में ही थी, और वह लेक थी टिलिचो लेक। इसके अलावा केजिन सारा लेक को यहाँ के मूल निवासी सिंगर के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वेयर इज़ द वर्ल्ड्स फ्लोटिंग एप्पल शोरूम ओपनड रिसेंटली? जल्दी ही में विश्व का फ्लोटिंग एप्पल शोरूम कौन से देश में खोला गया है? सिंगापुर, रशिया, इंडिया एंड यूएसए, और हमारा सही आंसर है सिंगापुर। इसके अलावा सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुर डॉलर, और सिंगापुर के साथ हम 2 युद्ध अभ्यास करते हैं, बोल्ड कुरुक्षेत्रा एंड सिम्बिक्स नेवल एक्सरसाइज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, विच एनिमल इज प्रेजेंट ऑन द आरबीआई लोगो? आरबीआई लोगो के ऊपर किस पशु का चित्र उपस्थित है? एलिफेंट, बुल, टाइगर एंड लायन, और हमारा सही आंसर है टाइगर। हाल ही में टाइगर एक ऐसा पशु है जिसका लोगो आरबीआई के ऊपर है, पर इससे पहले लायन हुआ करता था, पर इसको बाद में बदल दिया गया। इसके अलावा कुछ बात आरबीआई के बारे में कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। इसका पहले हेडक्वार्टर कलकत्ता में था, लेकिन बाद में इसको मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया, इसीलिए फ़िलहाल में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके गवर्नर है शांति कांता दास। और आरबीआई को 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइज किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हु इज़ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? अशोक लवासा, सुनील अरोरा, सुशील चंद्र, गिरीश मुर्मू, और हमारा आंसर है सुनील अरोरा। सुनील अरोरा तो मुख्य सचिव आयोग हैं, लेकिन हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं वह 2 हैं। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की सहायता के लिए होते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि उनके सबॉर्डिनेट पोजीशन में होते हैं। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया यानी कि कमिश्नर आयोग वह हैं राजीव कुमार और सुशील चंद्र। इसके अलावा इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अंडर विच एक्ट EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन प्रोवाइडेड रिजर्वेशन? कौन से एक्ट के तहत जनरल कैटेगरी को
रिजर्वेशन दिया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और 105वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और इसका सही आंसर है 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और यह तो एक्ट की बात हो गई, पर बिल कौन सा था? वह कौन से नंबर का बिल था? वह था 124वें नंबर का बिल। बिल और एक्ट में अंतर होता है। पहले संसद में बिल लाया जाता है, जब वह पास हो जाता है तो वह एक्ट बन जाता है। यह अंतर बिल और एक्ट में होता है। इसलिए ज़्यादातर नहीं, हमेशा ही बिल का नंबर ज़्यादा होता है और एक्ट का कम होता है। जैसे कि इधर भी बिल का नंबर है 124 जबकि एक्ट का नंबर है 103। यह बेसिकली एक्ट कहता क्या है? जो ये रिजर्वेशन दिया गया है वह यह कहता है कि 10% आरक्षण जनरल कैटेगरी को भी दिया जाएगा, जो कि आर्थिक रूप से इतने उनके पास आर्थिक मदद की जिनको ज़रूरत है। और इसके अलावा यह बात भी ध्यान रखनी है कि 10% रिजर्वेशन देने के बाद भारत का जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा हो चुका है। पर संविधान में यह बात भी लिखी गई है कि रिजर्वेशन 50% से कम ही रहना चाहिए। और अगर हम एक्ट की बात कर ही रहे हैं तो शिक्षा से रिलेटेड एक्ट भी हमें ध्यान रहना चाहिए। राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो कि 2009 में आया था, पर इसको पारित 2010 में किया गया था। 1 अप्रैल 2010 को इसको लागू किया गया था। और इस एक्ट में आर्टिकल 21 को संशोधित किया गया था और आर्टिकल 21A लाया गया था, जिसके तहत जो बच्चे जिनकी उम्र 6 से 14 साल के बीच है उनको मुफ्त शिक्षा देना अनिवार्य माना गया है। चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बस हमारे क्वेश्चंस आज यहीं ख़त्म होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। इफ़ you like these questions, please subscribe and please like and share the video more and more so that everyone get the quality of questions. Thank you.